हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 21 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली का जो करंट अफेयर का पीडीएफ आता है आंसर की के साथ, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। यह एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां से आप इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पे, और फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। उसके अंदर डेली करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, वहीं से इसे डाउनलोड कर लिया करिए। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें कितने टाइम जोन है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बेसिकली देखा जाए तो 5 तरीके के टाइम जोन है, लेकिन जिसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर आप बोल सकते हो कि वहां पर ज्यादातर जो मान्यता है, जो मेजर टाइम जोन है, वो 3 की ही है। तो हमारा सही आंसर है 3 टाइम जोन है ऑस्ट्रेलिया में इन ऑप्शंस के आधार पर। ये कौन कौन सा टाइम जोन है? एक तो ऑस्ट्रेलियन ईस्ट टाइम जोन है, दूसरा वेस्ट टाइम जोन है, और तीसरा सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अभी कुछ टाइम पहले ही, 2 महीने पहले ही, यहाँ पे नए प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। आप में से कोई कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बता सकता है क्या कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, क्योंकि आज मैं कॉन्टिनेंट्स सुबह 10 बजे की क्लास में जो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर लूंगा, क्रैश कोर्स की, जो कि मैं सीजीएल प्री के लिए करा रहा हूँ, वहां पर पूरे कॉन्टिनेंट पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन यह है कि अभी हाल ही में यह कौन सा राज्य है जिसने राज्य के अंदर छात्रों और युवाओं के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए 34 अलग अलग तरीके के एजेंडास पर स्कीमें लॉन्च करी हैं। तो ये है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। इनके 34 टोटल एजेंडाज हैं जिनको लेकर इन्होंने कुछ स्कीमें लॉन्च करी हैं। अब ये स्कीमें कौन कौन? इसका मेन उद्देश्य ये है कि सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा और हायर एजुकेशन तक का प्रावधान है। इसके अलावा जो दूसरी स्कीम है, ये है मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसमें सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो तीसरी योजना है, इसका नाम है एकलव्य योजना। क्या नाम है? एकलव्य योजना। इसकी खास बात यह है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज के स्टूडेंट हैं, उनको को भी बेहतर शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर दिया जाएगा। झारखंड में गवर्नर है इस टाइम पे रमेश बाइस। कौन है? रमेश बाइस। झारखंड का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं बेतला नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? बेतला नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसको अभी इसरो के द्वारा इनका पहला फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम दिया गया है? तो एफटीएस जो है, फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जरूरी होता है। तो ये एक प्राइवेट एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्निकुल। और अग्निकुल कॉस्मोस जो है, ये बैंगलोर बेस्ड ही एक नया स्टार्टअप है। माफी चाहता हूं, ये चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। बैंगलोर में तो इसरो है। तो इससे हमें एक चीज पता लगती है कि भारत सरकार हर तरीके से कार्यरत है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों आपस में मिलकर कार्य करें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम भारत में ही निर्मित करें, रिसर्च एंड डेवलप करें। तो इस तरीके की जो प्राइवेट एरोस्पेस कंपनीज हैं, ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बूम लेकर आएंगी स्पेस सेक्टर मार्केट में, भारत के लिए भी। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसरो के चीफ हैं इस टाइम पे डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। ये सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी बीमा कंपनी है जिसने अभी हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए एक दो नहीं बल्कि 14 न्यू इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं? तो ये है आईसीआईसीआई लुम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने एक साथ अपने कस्टमर्स के लिए 14 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इंश्योरेंस सॉल्यूशन के तौर पर। और इन सभी का मेन उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स को कवर किया जा सके। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर इंश्योरेंस ले रहा है तो हेल्थ सेक्टर में भी उसे कवर करें। एक ऐसा पैकेज दें कि जिसमें हेल्थ के साथ साथ, जैसे कि उसकी अगर प्रॉपर्टी है, उसका डैमेज भी हो जाता है तो वो भी कवर हो। ठीक है, एक्सीडेंटल कवर भी हो। इस तरीके से टोटल 14 तरीके के इंश्योरेंस एक ही सॉल्यूशन में कवर होंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड।
वैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है ये आईसीआईसीआई बैंक की ही सब्सिडरी है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। और लोम्बार्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सीईओ है भार्गव दास गुप्ता। भार्गव दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने अभी हाल ही में वेदीज फाउंडेशन नाम की एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है। और इनका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत के अंदर रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, मतलब जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाना। तो कहने का मतलब यह है कि रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने वेदीज फाउंडेशन के साथ ये जो पैक्ट साइन किया है, ये कौन सी योजना के अंतर्गत साइन किया है? इसको बोलते हैं डे एनआरएलएम। क्या बोलते हैं? डे एनआरएलएम। पूरा मतलब इसका क्या है? इसको बोलते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो इसको सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जितना भी रूरल सेक्टर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर करना ही करना, साथ में गांव में जो महिलाएं हैं और ऐसी महिलाएं जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके ऊपर पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी है, उन महिलाओं तक भी इसका फायदा पहुंचना चाहिए। ये है इस पूरी योजना का मेन उद्देश्य। अभी तक अगर बात करी जाए तो एनुअल बजट इस योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है। कितना? 13,000 करोड़ रुपए। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा साल 2014 में ही कर दी गई थी, जब ये सरकार आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में एरोसेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत नए टेक्नोलॉजीज के ड्रोन्स बनाएंगे और साथ में ऐसी भी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो कि दूसरे ड्रोन्स को मार गिराने का भी काम करें, मतलब सॉफ्ट किल एरियल एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है बीईएल, जिसको बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये एरोसेंस टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर हमारी सेना के लिए ऐसे ड्रोन्स बनाएंगे जो कि हायर एल्टीट्यूड में भी उड़ सकें, जैसे कि भारत और चाइना के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर भी काम कर सकें, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी काम कर सकें। और इतना ही नहीं, दुश्मन के जो ड्रोन्स हों उनको भी हमारे एरियल टेक्नोलॉजी के थ्रू गिरा सकें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और इस टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? ये हैं दिनेश कुमार बत्रा, डी के बत्रा। और देखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का लिमिटेड का हेडक्वार्टर, दोनों में कंफ्यूजन रहता है, मैंने ज्यादातर देखा है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं ना, ठीक है? हैदराबाद के बाद बैंगलोर को भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर है। और फिर तो अपने आप ही क्लासिफाई हो जाता है ना कि जो भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका फिर हो गया नई दिल्ली। तो ऐसे आप ध्यान रखना। अभी हाल ही में जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है RL कश्यप। इनका अभी निधन हो गया हाल ही में। पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका था। ये क्या थे? लेखक थे, चिकित्सक थे, गणितज्ञ थे या फिर सोशल वर्कर थे? तो ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। अभी हाल ही में RL कश्यप जी का 84 वर्ष की उम्र में बेंगलोर में निधन हो गया। ये कर्नाटक से ही बिलोंग करते थे और अगर इनकी बात करी जाए तो इनका करियर एक बहुत लंबा चौड़ा और बड़ा करियर है। अगर आप इन्हें सिर्फ गणितज्ञ मानते हैं तो यह आपकी भूल होगी। आपको पता है इनके कार्यकाल में, इनके जीवन में इन्होंने करीब अगर बात करें तो 25,000 से ज्यादा मंत्रों का, संस्कृत के मंत्रों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में इन्होंने किया है। इतना ही नहीं, 250 करीब इन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं। क्लियर? और इसके अलावा भी अगर बात करी जाए तो ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। वहां पर ये कंप्यूटर प्रोफेसर भी रह चुके हैं। जी हाँ, आईटी एंड कंप्यूटर विभाग के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और कितने साल तक? 30 साल तक। तो आप समझ लीजिए कितना लंबा और बड़ा करियर है इनका। और अभी कुछ टाइम पहले ही भारत सरकार की तरफ से
इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था पिछले ही साल 2021 में। और इसके अलावा इंटरनेशनल अवार्ड्स भी इनको बहुत सारे मिल चुके थे, क्योंकि आप देख ही रहे हो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो 84 वर्ष की उम्र में आर अल कश्यप जी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की एथलेटिक्स कमीशन में पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिनको इलेक्ट किया गया है? तो पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन? ये हैं शरत कमल। और शरत कमल से पहले किसी भी भारतीय को एथलेटिक्स कमीशन में आईटीटीएफ के कभी भी इलेक्ट होने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर टोटल अगर बात करें तो दुनिया भर के 8 एथलीट्स को जगह मिली है। ये जो 8 एथलीट है, इसमें से एशिया, अफ्रीका, ओशनिया, यूरोप, अमेरिका, सारे कॉन्टिनेंट से हैं और एक ये भारतीय है। अगले 4 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, तो ये 2026 तक मेंबर रहेंगे आईटीटीएफ के कमीशन के। और अभी हाल ही में इनको मतलब मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, 10 दिन पहले ही इनको भारत सरकार की तरफ से खेल के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइम पर ये न्यूज में चल रहे हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे पिछले साल नीरज चोपड़ा थे ना लगातार न्यूज में, वैसे ही इस टाइम पे शरद कमल चल रहे हैं न्यूज में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चाइना के द्वारा इनका जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है वहां पर एक स्पेस क्राफ्ट पहुंचाया गया है जिसका नाम है तियानजो 5। ये जो स्पेस क्राफ्ट चाइना ने पहुंचाया है, किस रॉकेट की मदद से पहुंचाया है? तो इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 7Y6। और आपको पता है पिछले कुछ टाइम से चाइना अपना स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है और लगभग अब इसका काम पूरा हो चुका है। पूरी उम्मीद है कि ये दिसंबर 2022 तक मतलब अगले महीने तक ये बन के तैयार हो जाएगा इनका स्पेस स्टेशन। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। आपको पता है 2021 में चाइना ने सबसे ज्यादा किस रॉकेट का यूज किया है? तो ध्यान रखिएगा 2021 में सबसे ज्यादा मार्च 5B रॉकेट का यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ऑनलाइन मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये हैं भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं और लेबर मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। अब देखिए इस पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि ऐसी महिलाएं जो कि मैटरनिटी बेनिफिट चाहती हैं, मतलब मान लीजिए कि ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे का डिलीवरी के दौरान ही मान लीजिए निधन हो गया, तो उस केस में वो यहाँ पर क्लेम कर सकती हैं और उनको उतना ही सीधा सीधा उनको फायदा मिलेगा। सवाल ये उठता है कि कितना फायदा मिलेगा? तो देखिए जितनी भी उनकी सैलरी होगी 26 सप्ताह की सैलरी कैलकुलेट करी जाएगी 26 वीक्स की, और वो सैलरी उनको 100% भुगतान करेगा ईएसआईसी। ठीक है। इसके अलावा आपको तो पता ही है ना, हर एक राज्य सरकार की तरफ से अगर किसी भी महिला की डिलीवरी होती है तो उसके बाद उसको 1 साल की पेड लीव मिलती है, लगभग 1 साल की। किसी किसी राज्य में 1-2 महीने कम या ज्यादा है, वरना 1 साल की पेड लीव मिलती है। अकाउंट में सैलरी आती रहेगी और आप घर पे रहकर बच्चे को टेक केयर कर सकते हो। अगर पिछले सत्र में बात करी जाए 2021 से 22 के सत्र में, तो ईएसआईसी की तरफ से पूरे भारत में 18.69 लाख महिलाओं को फायदा मिला है इसका। और कितना पैसा दिया जा चुका है? तो 37.37 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं करीब 18.5 लाख महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा अभी हाल ही में एयरपोर्ट है जिसको डीजीसीए की तरफ से एरोड्रोन लाइसेंस मिल गया है अभी हाल ही में? तो अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी जाने जाएंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी फंक्शनल कर पाएंगे। ये है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डीजीसीए की तरफ से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इनको 100% पूरे तरीके से अप्रूवल मिल गया है। डीजीसीए की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में करी गई थी। आपको पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैचुरी बॉडी है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी समझने की गलती मत करिएगा। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। अगला क्वेश्चन है, देखो अभी हुआ क्या,
इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट का नाम है ईज। ईज का मतलब क्या है? इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म इंडेक्स। इस रिपोर्ट के तहत यह बताया गया है कि ये कौन से बेहतर बैंक हैं जिन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस पर अपने आप में पहले से काफी ज्यादा सुधार किए हैं। तो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नंबर 1 पे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सराहना सबसे ज्यादा करी गई है आईबीए के द्वारा, इनको नंबर 1 रैंकिंग मिली है। दूसरे नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहा है। तीसरे नंबर पे सबसे बेहतर कार्य करने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है। चौथे नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक रहा है और पांचवें नंबर पे कैनरा बैंक रहा है। ध्यान रखिए, यहां पर काम करने की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि आरबीआई की तरफ से जितने भी रिफॉर्म्स करने की बात कही गई थी, मतलब नई गाइडलाइंस जारी करी गई थी, उनमें सबसे बेहतर काम किसने किया है? तो ये वो 5 बैंक है। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई थी। वैसे इसका नाम एसबीआई 1955 में पड़ा, लेकिन इस बैंक की नींव तो 1806 में ही रख दी गई थी, जब इसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और एसबीआई के चेयरपर्सन है इस टाइम पे दिनेश कुमार खारा। अभी हाल ही में एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं, 3 महीने पहले ही। इनका नाम है आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न केयर वीक अभी हाल ही में कब से कब तक मनाया गया? मतलब ये सप्ताह उनके लिए मनाया जाता है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, बिल्कुल बच्चे पैदा हुए हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जिनको टॉडलर बोला जाता है, दूध पीते बच्चे। तो उनके लिए ये सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये सप्ताह हम लोग हर साल मनाते हैं और इस बार ये सप्ताह मनाया गया 15 से लेकर 21 नवंबर तक। इस सप्ताह को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये होता है कि पूरे भारत भर में कैंपेन चलाए जाते हैं और जहां पर शिक्षा की कमी है वहां पर महिलाओं को ये बताया जाता है, अवेयर किया जाता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उनको कैसे पाला जाए, उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि न्यूट्रिशंस की कमी ना होने पाए। जैसे कि उन्हें बताया जाता है कि हर एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए माँ का दूध सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, उसे बाजार के प्रोडक्ट से दूर रखें और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध में इस तरीके के आप बोल सकते हो तत्व होते हैं या गुण होते हैं जो कि बच्चे को 7 तरीके की बीमारियों से बचाते हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से जो मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है वो भी बच्चों को वैक्सीन लगाने के पर्पज से ही चलाया जा रहा है। इन सब के बारे में बताया जाता है। अभी हाल ही में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 नवंबर 1947 को पहली और आखिरी बार जो ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस है नई दिल्ली में, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस, वहां पर महात्मा गांधी गए थे ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में। तो ये पहली और आखिरी बार उनकी विजिट थी, क्योंकि इसके बाद ही 1948 में 2 महीने बाद ही जनवरी के आखिरी टाइम पे इनका निधन हो गया। तो इसके बाद से ऑल इंडिया रेडियो ने फैसला लिया कि 12 नवंबर को हर साल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाएंगे, लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाएंगे। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो कि दुनिया में यह कौन सी जगह है जहां पर गुइकास नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है, एक जनजाति पाई जाती है, गुइकास? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का। बम्पर वैकेंसीज हैं, 24,500 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो आप इनका फायदा उठा सकते हो। रजिस्ट्रेशन विंडो एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अभी भी खुली हुई है। 25 तारीख तक हम केवल रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर देंगे। और बाकी ये है टाइम टेबल, ऑल्टरनेट डेज में इसमें क्लासेस चलेंगी। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे में ये 3 क्लासेस आपकी चलेंगी। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ की टाइमिंग आप देख लीजिए। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में ये 2 क्लासेस चलेंगी, जीएस और हिंदी की। सुबह 8 से 10 जीएस की चलेगी और हिंदी की 11 से 12 बजे तक चलेगी। साइंस की क्लासेस जो होंगी जीएस में, वो पहले मैं एक बार में खत्म कर दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद जाके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका कवर होगा। तो अच्छा मौका है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद डेली के पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करते रहें। साथ में इतना ही नहीं, रिव्यू करना मत भूलिए। जब आप रिव्यू करेंगे तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करेगा। आज की बात यहीं तक रहेगी, कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।